जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे, अगर पीएचडी में आपका स्ट्रेस या बर्नआउट या ओवरवेलमिंग आपको फील हो रहा है, एंजाइटी आ रहा है, अगर आपको नीचे ला रहा है, तो उसके लिए आप कैसे पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो सकते हो। ये हर एक पीएचडी जो करता है, जो भी स्टूडेंट, जो भी रिसर्च स्कॉलर करता है, उसका लाइफ में स्ट्रेस बर्नआउट रहता है। ये कॉमन बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही मतलब इस स्ट्रेस से गुजर रहे हो। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए जरूर कि पीएचडी हार्ड है। पीएचडी अगर आप बोलोगे कि नहीं बहुत इजी है, कोई अगर बोल रहा है तो वो डायरेक्ट झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, मैंने इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बताया था। ठीक है, एक वीडियो बनाया था अच्छा खासा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि खुद को धोखेबाज मानना एक तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का मीनिंग है। ठीक है, तो धोखेबाज क्यों मानते हैं वो उसके बारे में हम लोग वीडियो में मतलब बातचीत किए थे। आप देख सकते हो, जो सीरीज चला रहा हूँ पीएचडी गाइडेंस का, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आपका खुद का रिसर्च में आपको सेल्फ डाउट आता है कि भाई ये जो मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। ठीक है, जब तक आप वैलिडेशन नहीं मिलता है। वैलिडेशन कैसे मिलता है, अगर आप कोई रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहे हो, जब तक वो पेपर पब्लिश नहीं होगा आपका अंदर में वो सेल्फ डाउट रहेगा। और ये जो चीजें हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा। ठीक है, आपको बर्नआउट लगेगा, एंग्जियस लगेगा, भाई मेरा पेपर क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप पीएचडी का फर्स्ट ईयर में हो, आप कोई मतलब जो कोर्स वर्क है वो कोर्स वर्क को पढ़ रहे हो, कोर्स वर्क का भी अगर अच्छा खासा टॉपिक आप लेके कर रहे हो तो वहां पे डिफिकल्टी फेस होगा। ठीक है, एज के साथ वो मैटर करता है, क्योंकि पीएचडी करते करते 25-26 साल तो हो ही जाता है मिनिमम मिनिमम टाइम का। उस टाइम में ब्रेन का कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे हम लोगों को डिफिकल्टी लगता है। ठीक है, और एक चीज है कि आज का एक प्रॉब्लम है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स जो देखते हैं। ठीक है, तो अटेंशन का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम हो गया है। पीएचडी में रिक्वायरमेंट है कि जिस चीज के ऊपर आप अंदर जा रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वहां पे अच्छे से डिटेल में जाके समझने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन जो सोसाइटी हम लोग का सराउंडिंग सोसाइटी है वो डेंजरस होते होते हमारा जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान मतलब जो फोकस स्पान होता है, मतलब जिस चीज में आप फोकस करना चाहते हो वो धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है। ठीक है, कम कर देता है। तो आप ये मत समझो कि आप सिर्फ सेल्फ डाउट में हो या बर्नआउट है या आपका ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, एंग्जियस फील कर रहे हो। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, पीएचडी स्टूडेंट के साथ। ठीक है, ऐसा अकेला मत सोचो कि सिर्फ आप ही उस पोजीशन में हो। ठीक है, तो कुछ कुछ टिप्स मैं लिख के रखा हूँ, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो पहले जब आपका कोई मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताया था। जैसे कि अभी सोचो कि आपको रिसर्च पेपर लिखना है या आपको थीसिस को प्रिपरेशन करना है। थीसिस 200 पेज का रहता है, 150 से 200 पेज का आपको लिखना पड़ता है। तो टाइम तो लगेगा, एक दिन में तो कोई इतना नहीं लिख पाएगा ना। अच्छा खासा 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम लगेगा अच्छा खासा। अगर पहले से आप करते करते आ रहे हो, मतलब सिस्टमेटिकली थीसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा एडिशन कर रहे हो, तो वहां पे इतना टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जब आप फाइनली बैठ रहे हो कि फाइनली मुझे थीसिस लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा चीज है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब पहले तो ये दिमाग में रखो कि पीएचडी स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। मैंने पीएचडी स्ट्रक्चर किस तरह का, पीएचडी थीसिस का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा उसके बारे में एक तो वीडियो बनाया हो, उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा छोटा पार्ट में आप डिवाइड करो। नहीं, पीएचडी का जो थीसिस मुझे लिखना है उसमें मुझे उसका क्या क्या पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर एक चैप्टर में क्या रहेगा, रेफरेंस किस तरह का लिखेंगे, डिटेल में आपको लिस्ट ऑफ फिगर्स, एक्नॉलेजमेंट लेटर, प्रीफिस, इस तरह का सब पॉइंट रहता है, उसको आप किस तरह का लिखोगे। तो इतना मत सोचो कि एक दिन में मैं लिख दूंगा। पहले आप हेडिंग कर दो कि पीएचडी के थीसिस में क्या क्या पॉइंट रहना चाहिए, क्या क्या हेड पॉइंट रहना चाहिए। उसको आप अपना डायरी में लिख दो, खुद का डायरी में लिखो। ठीक है, ऑनलाइन में कोई आप अगर यूज कर रहे हो,
तो उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन डायरी में और पेन एंड पेपर में लिखो, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। मुझे उस तरह का लगता है, क्योंकि मैं उस तरह का काम करता हूँ कि पेन एंड पेपर में लिखता हूँ डायरी में, ये पॉइंट मुझे काम करना है। तो उसी हिसाब से वो छोटे चीज को पकड़ो। जैसे कि चैप्टर वन नॉर्मली अगर देखोगे इंट्रोडक्शन में बारे में होता है, खुद का जो रिसर्च होता है वहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चैप्टर टू लिटरेचर रिव्यू के ऊपर लिखते हैं। तो आप उस तरह का छोटा छोटा काम आप स्मॉल गोल में डिवाइड कर सकते हो। मुझे थेसिस लिखना है, मैं फास्ट करूंगा क्या, इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखूंगा, उसके वो मैं छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दूंगा कि मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा रिसर्च में ये चीज चाहिए। और ये नॉलेज कब गेन होता है, जब आपका खुद का रिसर्च पेपर आप लिख चुके होंगे। जो रिसर्च पेपर आप पब्लिश किए हैं उसका बेसिस में आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप मतलब थेसिस लिख रहे हो, ठीक है। और अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो रिसर्च पेपर में किस तरह का लिखते हैं वो वाला प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। और सीख के ऐसा नहीं कि एक दिन में बैठ के लिखो। अच्छा खासा पहला रिसर्च पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर भी आप लिख रहे हो, अच्छा खासा 10 दिन 15 दिन लो, डिटेल में देखो एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का लिखते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरह का लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू किस तरह का लिखते हैं, मेथड्स जो है उसको कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन किस तरह के लिखते हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। ध्यान देने के बाद जाके छोटा छोटा गोल को जब फिलअप होगा आपको स्माइल आएगा। आफ्टर अगर आप चैट जीपीटी में मारोगे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आफ्टर लिख के दे, वो जो लिख के आता है और जो आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ और चैट जीपीटी से लिखा हुआ बहुत अलग होता है। तो जो रिसर्च पेपर अच्छा वाला होता है उसको आप फॉलो कीजिए और आफ्टर को डिवीजन कर दिए, हर एक पॉइंट में क्या क्या किस तरह का लिखा होता है। अगर इस तरह छोटा छोटा गोल में अगर डिवाइड नहीं करोगे तो आपको इजी फील नहीं होगा जो रिसर्च वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आफ्टर लिखना आ जाता है तो वो एक आपका पॉजिटिव चीज हो गया कि भाई एक आफ्टर के अंदर क्या क्या रहता है। छोटा सा वहां पे एक वन लाइनर का मतलब इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या मेथड्स यूज किए हो उस रिसर्च पेपर के लिए, उसके लिए लिखना पड़ता है। क्या क्या अगर कुछ हाइपोथेसिस यूज कर रहे हो तो उस हाइपोथेसिस को वहां पे पॉइंट करके लिखना पड़ता है। उसके बाद रिजल्ट क्या है निकला है उसका एक लाइन लिखना पड़ता है। और फ्यूचर में कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो उसके लिए एक लाइन। वो लिखते लिखते आपका 150 वर्ड का हो जाता है। तो बहुत मुझे आफ्टर डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, मैं उसको छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये छोटा छोटा पार्ट को आप जब फिलअप कर दोगे, आप अच्छे से लिख दोगे छोटे छोटे पार्ट को, वो पूरा बड़ा पार्ट को हो जाएगा। आफ्टर लिखना भी इजी लगेगा आपको। सेम चीज इंट्रोडक्शन के लिए भी सेम चीज प्रोसेस है। आपको लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जब आप कोई रिसर्च पेपर को फॉलो अप कर रहे हो वहां पे किस तरह का की है उस तरह का आइडिया को खुद का रिसर्च पेपर में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब आपको आफ्टर लिखना आ जाएगा तो वो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन आपको लिखना आ गया वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके लिए आपको अंदर से खुशी आएगा कि भाई मुझे लिखना आ गया है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा टास्क को छोटे छोटे गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप खुद का सपोर्ट नेटवर्क मतलब बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि पीएचडी जो होता है कोई बातचीत शेयर नहीं करता है, ठीक है। मतलब पीएचडी का जो स्ट्रगल होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि जब मैं पहला पेपर लिखने के लिए बैठा था, कॉन्फ्रेंस पेपर था। पहले तो उसका डिपेंड करता है आप किस तरह का लिखते हो, थियोरिटिकल लिख रहे हो या एक्सपेरिमेंटल लिख रहे हो। डिपेंड करता है, अगर एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो तो पहले से आप उस एक्सपेरिमेंट को कर चुके होंगे, उसके बाद जाके आप पेपर लिख रहे हो। या थियोरिटिकल कुछ चीज को मैथमेटिकल डिफाइन करके उसको वैलिडेशन करके पेपर लिख रहे हो, तो वो नॉलेज आपको आना चाहिए। वो मैथमेटिकल कैसे करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई चीज को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। उस मेथड को आप अप्लाई करके अपना रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करके कॉन्फ्रेंस पेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो या रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा। और जाके क्या करना पड़ेगा कि रिसर्च पेपर लिखने का स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें कोई बताता नहीं है। कोई आपके दोस्त होगा कि नहीं, तो आप अकेले पड़ जाते हो। तो ये होता है आइसोलेट उनका कंडीशन जब पीएचडी लाइफ का, मतलब जब पहली पहली रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वहां पे आइसोलेट फील होता है।
मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर, डिटेल में बता दिया हूँ। मैं जब रिसर्च लिखना स्टार्ट किया था, मेरा खुद का कॉन्फ्रेंस पेपर, पहला कॉन्फ्रेंस पेपर था स्कोपोस का, वहां पे जब लिखने के लिए बैठा था, उस टाइम में मुझे आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब में जाकर बहुत छान मारा, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिला था। तो मैं खुद को लगा, मुझे जो मैथमेटिक्स इनपुट करना था उस पेपर में, जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगाना था उसको मैं लगाया, सीखा उसको, और खुद से जो आइडिया था उस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट करके मतलब वो रिसर्च पेपर को लिखा था। वो आइसोलेशन फील होगा, लेकिन पीएचडी एक आइसोलेटेड चीज है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी दोस्त के साथ भी बातचीत कर रहे हो, वो आपको बेसिक आइडिया बता देगा। जैसे कि मेरा डाउट था, मेरा पहला वाला पेपर था, तो मैंने मेरा दोस्त के पास भेजा था, वो भी पीएचडी कर रहा है, तो वो बोला था कि थोड़ा थोड़ा चेंज करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा चेंज करने के लिए, जो जहाँ पे चेंज करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया। उसके बाद मैंने फिर से रिवाइज करके जाके मतलब मेरा रिसर्च गाइड को दिया था। तो आप अपना दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हो, लेकिन जो पहला ड्राफ्ट है वो खुद को तो लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर पीएचडी में आके ये सब चीज नहीं सीखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं। आप अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप सीरियसली पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो पीएचडी करने के लिए तो खुद को आप करना पड़ेगा। तो उस टाइम में आपको आइसोलेट फील होगा, क्योंकि आपको मतलब दिमाग में रहेगा कि भाई मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे चैनल में अगर आए हो तो आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। कोई अगर पेपर किस तरह का स्टार्टिंग करना चाहते हो, उसके लिए मैं अच्छा खासा वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखा हूँ, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वो वाला जो आइसोलेटेड थिंग कैसे करते हैं, मतलब जो पीएचडी लाइफ का जो फीलिंग था मेरा, उसके लिए नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मैं वो वीडियो बनाया था, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आइसोलेट अगर हो रहे हो एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एक रॉब वाला ड्राफ्ट बना के अपना रिसर्च गाइड को, अपना दोस्त को, जो भरोसे वाला दोस्त है उसके साथ शेयर करना चाहिए। नहीं तो अगर भरोसा अगर आपको उसके पास नहीं है तो उसको मत शेयर कीजिए, ठीक है। नहीं तो वो आपका रिसर्च को खुद का रिसर्च के हिसाब से भेज देगा, ठीक है, भरोसा होना चाहिए। तो वो दोस्तों के साथ, जिसके साथ आपका नेटवर्क है, उसके साथ अच्छे से बातचीत करने के बाद, भरोसा जनरेट होने के बाद जाके उसके साथ शेयर कर सकते हो। नहीं तो अपना जो रिसर्च गाइड है, सुपरवाइजर है, उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो यही है अच्छा खासा सपोर्ट नेटवर्क। आप पीएचडी 5 साल मिनिमम तो लग ही जाता है, कोई भी अगर पीएचडी सीरियसली पास हो रहा है तो 5 साल लग जाता है, तो अच्छा खासा टाइम रहता है। उस टाइम में आप वो सपोर्ट ग्रुप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो कि इस टाइम में जब आप रिसर्च का, पीएचडी का जर्नी का टाइम चल रहा है, खुद का सेल्फ केयर और अच्छा खासा ब्रेक लो, ठीक है। कहीं पे अगर किस प्रॉब्लम में कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड नहीं समझ में आ रहा है, या कोई एक्सपेरिमेंटल का सेटअप बनाने के टाइम में कि हम क्या क्या पार्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटल खुद को बनाना पड़ता है, पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ता है पीएचडी के टाइम में, तो उसी हिसाब से क्या क्या चीज चाहिए, वो टाइम लगता है वो नॉलेज गेन करने के लिए। आप एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहा है, उसके लिए क्या क्या पार्ट्स चाहिए, क्या क्या मार्केट से आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह का बनाना पड़ेगा, उसका क्या डिजाइन कैसे करना पड़ेगा, तो वो सब करने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम में ज्यादा टेंशन मत लो, धीरे धीरे काम करते रहो। अगर ज्यादा दिमाग गर्म होता है तो थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक लो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद आके फिर से काम में लग जाओ। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, जो आपका हॉबीज है, अगर आप खेल रहे हो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह खेल रहे हो, तो उसको आप कर सकते हो उस टाइम में। और सेल्फ केयर जरूर करना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, खाना पीना ठीक नहीं, फ्रेश नहीं है, नहाना वहाना भूल गए हो, तो वो डेंजरस सिचुएशन में आप जा रहे हो, ठीक है। बीच बीच में आप थोड़ा सा अच्छा खासा ब्रेक लीजिए, और अच्छे से खुद को मेंटल हेल्थ और लॉन्ग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रेक अच्छा खासा आप लीजिए, ठीक है। और फोकस करो कि आप मतलब पीएचडी ज्वाइन क्यों किए थे। जब आप डिप्रेस में चले जाते हो, स्ट्रेस बर्नआउट लग रहा है, तब ये रिमाइंड करना जरूरी है कि आप पीएचडी पहला क्यों ज्वाइन किए थे। अगर आपको लग रहा है कि
जिस मोटिवेशन के थ्रू से आप पीएचडी ज्वाइन किए थे, उस मोटिवेशन के लाइन में ही आप चल रहे हो, तो ठीक है। ठीक है, लगेगा डिप्रेस, लगेगा बर्नआउट, लगेगा स्ट्रेस, लगेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं। हर हर पीएचडी स्टूडेंट का होता है, लेकिन वो शेयर नहीं इतना करते, अंदर अंदर सब छुपाते हैं। ठीक है, लेकिन रहता है। ठीक है, तो खुद को जरूर पूछना चाहिए कि जब आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और प्रीवियस बातों को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हो, तो पहले ये दिमाग में रखो कि भाई पीएचडी ज्वाइन किए क्यों है, क्यों ज्वाइन किए। ठीक है, और ये पीएचडी जब ज्वाइन किए थे, आज का टाइम के पीरियड में क्या क्या आपको अचीवमेंट मिला है, जैसे कि आपका क्या कोर्स वर्क ठीक ठाक से कवर हो गया है, उसका सर्टिफिकेट आ गया है, क्या आपका पहला कॉन्फ्रेंस पेपर आप खुद लिख के पब्लिश करके पब्लिश हो गया है। ठीक है, रिसर्च पेपर कर दिए। अगर इस तरह का आप छोटा छोटा सा टिक अपना चल रहा है, सही चल रहा है, तो आगे अगर कहीं पे अगर फंस जाते हो, ठीक है, तो वहां पे इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप पिछले वाला स्टोरी को हिसाब से आप सही रास्ता में जा रहे हो, लेकिन वहां पे ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम के चक्कर में ध्यान क्या हो जाता है कि स्ट्रेस आउट, बर्नआउट का मतलब अंदर से फील होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। और ये जब भी मतलब एक पॉजिटिव स्पिन के हिसाब से आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आपका काम चल रहा है ठीक ठाक नहीं, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका काम किस तरह का आगे जा रहा है। ठीक है, छोटा छोटा चीज जो भी है उसको आप अगर कर रहे हो, तो उसके आप अच्छे से सक्सेस की तरह आप मान सकते हो। अगर कोई थीसिस लिखने का स्टार्ट कर दिए, आप चैप्टर 1 खत्म हो गया, अच्छा खासा लगता है जब इंट्रोडक्शन आप लिखते हो खुद का थीसिस के लिए, अच्छा खासा फीलिंग होता है। छोटा छोटा चीज करते ही करते आपको अच्छा लगेगा। आफ्टर भी आप लिख रहे हो, कहीं छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसको समझ में आ गया है और उसको आप अपना रिसर्च वर्क में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वहां पे भी एक खुशी रहता है। तो छोटे छोटे चीज को आप लगो कि वो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, वो आपका कैपेसिटी का है, आप वो कर रहे हो, और उसमें हैप्पीनेस रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो सेलिब्रेट करो छोटे छोटे जीत को, तो वो आपको आगे फ्लो में अच्छा खासा लेके जाएगा। ठीक है, तो फाइनल थॉट अगर बोलूंगा कि आप मत बोलो कि आज अभी तक पीएचडी का स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या काम किए हो, वो सिर्फ आप ही किए हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आके आपके लिए कर दिए, तो वो आप करके उस पोजीशन तक पहुंचे हो। तो उस पोजीशन पोजीशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपका ही एफर्ट है, आपका मोटिवेशन आज तक इसी पॉइंट तक आपको लेके आया है। ठीक है, तो इस तरह का छोटा छोटा चीज आप सक्सेस में छोटा छोटा ऐड होके ही फाइनली आपको पीएचडी का जो थीसिस सबमिशन तक आपको लेके आ पाएगा। तो अगर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बर्नआउट हो रहे हो, उसके लिए ज्यादा मत टेंशन लो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो, और वो आपको धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।